तो आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकांश जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, कैसा रहे, एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा, लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। कहाँ समा जाती है? पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। अब दोस्तों इसके प्रश्न देखेंगे इस गद्यांश के हम। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को डेड डैश मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जैविक खाद। इसका राइट आंसर है तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। याद रखिएगा, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? बताइएगा। वातावरण का आपको विग्रह बताना है और इसमें कौन सा समास है यह भी बताना है। दोस्तों वातावरण का विग्रह होता है बात का आवरण और इसमें का लोप हो रहा है और इसमें तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा, वातावरण का विग्रह बात का आवरण होता है और इसमें जो समास है वह तत्पुरुष समास है। जिस समास में का लोप होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। अगला देखेंगे। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। बताइएगा। तत्सम तद्भव, तद्भव देशज, देशज आगत या तत्सम आगत। इसका राइट आंसर बताइएगा। 94 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है चौथा, तत्सम आगत। दोस्तों याद रखिएगा, जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हैं, किस में आए हैं? हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसा कि श्वास और इसका तद्भव रूप होगा सांस। जैसा कि ये श्वास है और इसका तद्भव रूप होगा सांस। जो शब्द दूसरी भाषाओं से, याद रखिएगा, जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन शब्दों को आगत कहते हैं। उन शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शब्द कैसा है? आगत शब्द है, या इसे आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तत्सम आगत। श्वास हो गया तत्सम और ऑक्सीजन हो गया आगत। अगला प्रश्न देखेंगे। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से बताइएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण। लंबे समय तक जो पद है इसमें क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है चौथा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे। गद्यांश का मुख्य विषय है। बताइए इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या होगा?
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, पौधों और प्राणियों का जीवन, या बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में वनस्पतियाँ। इसका आपको टाइटल बताना है, क्या होगा इस गद्यांश का टाइटल क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। याद रखिएगा दोस्तों, गद्यांश में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा वातावरण में मौजूद होने तथा प्राणियों एवं जीव जंतुओं द्वारा उनके प्रयोग के विषय में बताते हुए इन दोनों गैसों का वातावरण में संतुलन होने पर बल दिया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। आगे देखेंगे, विनिमय का अर्थ है, यह तो आप सभी को मालूम होगा कि विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन करना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेना पहुंचाना, देना खरीदना, लेना देना, या आना जाना। इसका राइट आंसर है तीसरा, लेना देना। विनिमय का अर्थ होता है लेना देना। हम श्वास के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है। इसका राइट आंसर है दूसरा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। याद रखिएगा, यह राइट आंसर इसका कौन सा है? दूसरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न है, मानव में विपरीत है, या मानव की तरह होता है, या विचित्र प्रकार का होता है। बताइएगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, मानव की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मानव की तरह होता है। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव की तरह होता है। वे भी मानव की भांति सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। दोस्तों फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो दोस्तों इसके हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो बात कही गई है वह एक भिक्षुक की बात कही गई है, आप समझ गए होंगे इस काव्यांश से। तो अब प्रश्न देखेंगे, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सिकुड़कर बैठना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन ना करना, या भीख मांगने का नाटक करना। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, कुछ भी भोजन ना करना। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका अर्थ होता है कुछ भी भोजन ना करना। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है। टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, या कठिनाई पैदा करना। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर है दूसरा, कलेजे के दो टूक करने का अर्थ होता है मन को कष्ट पहुंचाना। अगला देखेंगे, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, या झोली में कुछ छिपाना चाहता है, या मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, या अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, भिखारी भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद बिंदु है। बताइएगा, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद बिंदु है अनुस्वर, नासिक, अनुनासिक, या शिरोरेखा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है अनुनासिक। जिन स्वरों में उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है श्रृंगार, हास्य, करुणा या वीरता। श्रृंगार है नहीं है, हास्य है नहीं है, वीरता है नहीं है। राइट आंसर है तीसरा। तो दोस्तों याद रखिए, इसका राइट आंसर है तीसरा, करुण रस है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे। भय आता में भय सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर। भय आता में भय सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? बताइएगा। भय किसका द्योतक है? गांधी जी का, अतिथि का, भिक्षुक का या विकलांग का? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, भिक्षुक। भय शब्द किसको इंगित कर रहा है? भिक्षु को इंगित कर रहा है। इसका राइट आंसर है भिक्षुक। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। बताइएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, या दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, या निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखेंगे। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर बताइएगा। एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? इसका राइट आंसर बताइएगा 107 का। इसका राइट आंसर है दूसरा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। याद रखिएगा, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। बताइएगा, पढ़ने का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, वाक्यों को पढ़ना। क्या पढ़ना? वाक्यों को पढ़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का अर्थ वाक्यों को पढ़ने से होता है। प्राथमिक स्तर पर शब्दों को पढ़ना तथा वर्णमाला का ज्ञान विद्यार्थियों को हो जाता है, साथ ही वह पढ़कर समझना भी सीख जाता है। तो याद रखिएगा, पढ़ने का अर्थ होता है वाक्यों को पढ़ना। आगे देखेंगे। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। डैश डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न डैश डैश किसकी ओर इंगित कर रहा है, किसकी ओर संकेत करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? व्याकरणिक ज्ञान का, भाषा की बारीकी का, या व्याकरण की परिभाषा का, या भाषा की संरचना का? इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। डॉट डॉट बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? इस प्रश्न डैश डैश की ओर संकेत करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है भाषा की बारीकी ओर यह संकेत कर रहा है। किसकी ओर?
किसकी ओर संकेत कर रहा है? यह भाषा की बारीकी की ओर संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है आयु अनुरूप साहित्य। आयु अनुरूप साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थी अपनी आयु और समझ के अनुसार साहित्य पढ़कर भाषा सीख सकेगा। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, आयु अनुरूप साहित्य। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार बताइएगा पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है पूर्णतः सत्य है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, या हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, उपरोक्त सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, ताकि बच्चे हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, ताकि बच्चे सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, या भाषा समृद्ध परिवेश हो, या सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षाओं का आयोजन हो। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, भाषा समृद्ध परिवेश हो। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश हो। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, या लिखित सूची? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर है लिखित सूची। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित सूची। क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित सूची, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा क्षमता का परीक्षण किया जा सकता है। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? उच्च, सर्वोच्च, औसत, या बुनियादी? याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, सर्वोच्च। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, यह इसका राइट आंसर है। भाषा के विभिन्न कौशलों को डॉट रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक, एकीकृत, उच्च, या निम्न? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एकीकृत। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्या की जाती है? अनुशंसा की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण, मौखिक, पठन और लेखन, जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। आगमन विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालक के सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
व्याकरण पढ़ाते समय दोस्तों, व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों एवं गुण के उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि व्याकरण शिक्षण की सबसे अपेक्षाकृत प्रभावी जो विधि है वह आगमन विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डॉट डॉट से जुड़ा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों या विज्ञान संबंधी शब्दावली। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला। विषयों की विभिन्न भाषाओं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। अगला देखेंगे, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डॉट डॉट की चुनौतियों और डॉट डॉट को संबोधित करने का प्रयास है। बताइए किसको संबोधित करने का प्रयास है? संस्कृति समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति संस्कृति, भाषा स्थिति अवसरों या किसकी ओर संबोधित करने का प्रयास है? इसका राइट आंसर है तीसरा, भाषा स्थिति संस्कृति। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। यह इसका राइट आंसर है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। दोबारा से समझ लीजिएगा, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, पूर्णतः सत्य है। लिखने की क्षमता का विकास, दोस्तों याद रखिएगा, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने व पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है, जो पूर्णतः सत्य है। वास्तव में लेखक कौशल भाषा के प्रतीक रूप की शिक्षा, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया या ध्वनि को लिपिबद्ध करना तथा इसमें दक्षता प्राप्त करना है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर है पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों ये थे हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।